Now I am going to switch over next concentration terms, and that is normality. Normality. बट नॉर्मलिटी पढ़ाने से पहले मुझे आपको बताना होगा नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स। नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स बताने से पहले मुझे आपको बताना होगा इक्विवेलेंट वेट। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा अभी इक्विवेलेंट वेट, किसी सब्सटेंस के इक्विवेलेंट वेट का मीनिंग क्या होता है, कैसे उसको निकालेंगे। फिर मैं बताऊंगा नंबर ऑफ इक्विवेलेंट, फिर हम लोग पढ़ेंगे नॉर्मलिटी। तो इस तरह से बैक में हम लोग चलेंगे, पहले इसको पढ़ते हैं, फिर इसको पढ़ेंगे, फिर इसको पढ़ेंगे। तो अब हमारा टॉपिक हो गया इक्विवेलेंट वेट। इस इक्विवेलेंट वेट को मैं शॉर्ट फॉर्म में लिखूंगा ऐसे, इक्यू डैश डब्ल्यू टी। हर जगह मैं इक्विवेलेंट वेट को इसे लिखूंगा, याद रखना आप सब। अब इक्विवेलेंट वेट होता क्या है, मैं इक्विवेलेंट वेट का आपको डेफिनेशन बताने जा रहा हूं। इक्विवेलेंट वेट डिफरेंट सब्सटेंस का डिफरेंट तरीका से निकाला जाता है। मैं आपको आगे पढ़ाऊंगा, किसी आइटम की इक्विवेलेंट निकालने का तरीका अलग है, किसी आयंस का अलग है, किसी एसिड के इक्विवेलेंट निकालने का तरीका अलग है, बेस के इक्विवेलेंट कैलकुलेट करने का मेथड अलग है, किसी सॉल्ट का अलग है, किसी ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट का अलग है, किसी पर्टिकुलर कंपाउंड का किसी पर्टिकुलर केमिकल रिएक्शन में इक्विवेलेंट वेट निकालने का मेथड अलग है। मींस इक्विवेलेंट वेट निकालने का डिफरेंट सब्सटेंस के लिए डिफरेंट वे है। in such scenario, how could you use a single definition to represent equivalent weight of a substance? जब डिफरेंट सब्सटेंस की इक्विवेलेंट वेट निकालने का डिफरेंट मेथड्स है, तो हम लोग किसी एक डेफिनेशन से हम लोग इक्विवेलेंट वेट को कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? ये बहुत मुश्किल है। ये राइट है कि एक डेफिनेशन से इक्विवेलेंट वेट को रिप्रेजेंट करना मुश्किल है, फिर भी किसी एलिमेंट के इक्विवेलेंट वेट को रिप्रेजेंट करने का जो हमारे पास फॉर्मूला है, डेफिनेशन है, उसी डेफिनेशन को हम लोग इक्विवेलेंट वेट को डिफाइन करने के लिए यूज करेंगे। हालांकि जो डेफिनेशन मैं आपको बताने जा रहा हूं, यह डेफिनेशन एलिमेंट के इक्विवेलेंट वेट को रिप्रेजेंट करता है, दुनिया के ऑल टाइप के सब्सटेंस की इक्विवेलेंट को रिप्रेजेंट नहीं करता है। मींस यह डेफिनेशन जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, ये किसी एसिड का, किसी बेस का, किसी सॉल्ट के, किसी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के, किसी रिड्यूसिंग एजेंट के इक्विवेलेंट वेट को रिप्रेजेंट नहीं करेगा। ये किसी एलिमेंट के इक्विवेलेंट वेट को रिप्रेजेंट करने वाला डेफिनेशन होगा। बट यही डेफिनेशन हमारे पास है, इसके अलावा दूसरा कोई डेफिनेशन नहीं है। तो मैं आपको इक्विवेलेंट वेट का डेफिनेशन बताने जा रहा हूं, लेकिन इक्विवेलेंट वेट का डेफिनेशन बताने के बाद मैं डिफरेंट सब्सटेंस का, एलिमेंट्स का, किसी आयंस का, किसी एसिड का, बेस का, सॉल्ट का इक्विवेलेंट वेट कैसे कैलकुलेट करेंगे, उस सबको मैं वन बाय वन करके आपसे डिस्कस करूंगा। लेकिन उस सबसे पहले डेफिनेशन ऑफ इक्विवेलेंट वेट। इक्विवेलेंट वेट का डेफिनेशन होता है कि अमाउंट ऑफ ए सब्सटेंस which combines with 1 ग्राम हाइड्रोजन एटम, 8 ग्राम ऑक्सीजन और 35.5 ग्राम क्लोरीन is called इक्विवेलेंट वेट ऑफ सब्सटेंस। किसी सब्सटेंस और एलिमेंट का वह मास जो हाइड्रोजन एटम के 1 ग्राम से, ऑक्सीजन के 8 ग्राम से एंड क्लोरीन के 35.5 ग्राम से कंबाइंड करे, वह उस एलिमेंट का इक्विवेलेंट वेट कहलाता है। मींस इक्विवेलेंट वेट का डेफिनेशन क्या हो गया? इट इज अमाउंट और मास ऑफ एन एलिमेंट विच कंबाइंड्स विथ 1 ग्राम हाइड्रोजन और 8 ग्राम ऑक्सीजन और 35.5 ग्राम क्लोरीन। मीन्स कि सब्सटेंस का वह अमाउंट, किसी एलिमेंट का वह अमाउंट जो हाइड्रोजन के 1 ग्राम से, ऑक्सीजन के 8 ग्राम से और क्लोरीन के 35.5 ग्राम से कंबाइंड करे, वह उस सब्सटेंस का इक्विवेलेंट वेट कहलाता है। अब इक्विवेलेंट वेट का डेफिनेशन हो गया।
इट इज अमाउंट ऑफ सब्सटेंस इज कंबाइंड विथ 1 ग्राम हाइड्रोजन, 8 ग्राम ऑक्सीजन एंड 35.5 ग्राम क्लोरीन। लेकिन अब इस डेफिनेशन से हम लोग दुनिया के सभी सब्सटेंस की इक्विवेलेंट वेट को नहीं निकाल सकते। हाँ, एलिमेंट की इक्विवेलेंट वेट को निकाल सकते हैं, लेकिन इस डेफिनेशन से कैसे निकालेंगे उसको मैं अलग डिस्कस करूंगा आपसे अंडर द बैनर ऑफ इक्विवेलेंट वेट ऑफ एन एलिमेंट। वो मैं आपको सेपरेटली बताऊंगा। इस टॉपिक में मुझे नॉर्मलिटी पढ़ाना है, इसलिए मैं आपको डायरेक्टली बताने जा रहा हूं कि किसी सब्सटेंस का, किसी एलिमेंट का इक्विवेलेंट वेट कैलकुलेट कैसे करेंगे। तो अगला पॉइंट हमारा है कैलकुलेशन ऑफ इक्विवेलेंट वेट, मींस डिफरेंट सब्सटेंस का हम लोग इक्विवेलेंट वेट कैसे कैसे कैलकुलेट करेंगे। इसमें सबसे पहला है इक्विवेलेंट वेट ऑफ एन एलिमेंट। इक्विवेलेंट वेट ऑफ एन एलिमेंट, इक्विवेलेंट वेट ऑफ एन एलिमेंट। किसी एलिमेंट का इक्विवेलेंट वेट क्या होगा और एटम का, तो इसका फॉर्मूला होता है इक्विवेलेंट वेट ऑफ एन एलिमेंट इज इक्वल टू एटॉमिक वेट बाई वैलेंसी, वैलेंसी ऑफ एन एटम, वैलेंसी ऑफ एन एटम। किसी एटम के इक्विवेलेंट निकालना है तो उसके एटॉमिक वेट उसका वैलेंसी डिवाइड कर तो जो आएगा वो उसका इक्विवेलेंट वेट होगा। एज फॉर एग्जाम्पल इक्विवेलेंट वेट ऑफ सोडियम, सोडियम का एटॉमिक वेट होता है 23 ग्राम। अब वैलेंसी देखो जी, आप सब 9th और 10th क्लास में पीटी पढ़े होंगे, वहां आपको पता होगा सोडियम ग्रुप 1 में रहता है। मैं भी डिटेल में पढ़ाऊंगा 3rd चैप्टर में 11th क्लास के केमिस्ट्री में। सोडियम का वैलेंसी 1 होता है क्योंकि ग्रुप 1 में होता है, क्योंकि इसके आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन रहता है, इसलिए 23/1 मींस क्या हो गया जी 23 ग्राम। इक्विवेलेंट वेट ऑफ पोटेशियम, पोटेशियम इस सोडियम के ग्रुप का होता है, इससे इसका ही वैलेंसी 1 होगा क्योंकि इसका ही वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 होता है। पोटेशियम का एटॉमिक मास 39 ग्राम बाई 1 कितना हो गया जी 39 ग्राम। इक्विवेलेंट वेट ऑफ कैल्शियम, कैल्शियम ग्रुप 2 में रहता है, कैल्शियम के आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स रहता है, इसका मीनिंग हुआ कैल्शियम का वैलेंसी कितना होगा 2 होगा। एटॉमिक मास 40 ग्राम तो 40/2 कितना हो गया जी 20। एल्युमिनियम, इक्विवेलेंट वेट ऑफ एल्युमिनियम, एल्युमिनियम का एटॉमिक मास 27, एल्युमिनियम का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 3 होता है, एल्युमिनियम ग्रुप 13 में रहता है, आगे मैं पढ़ाऊंगा भी और आप थोड़ा बहुत जानते भी होंगे। एल्युमिनियम के आउटर मोस्ट शेल में 3 इलेक्ट्रॉन्स रहता है, इसलिए इसका वैलेंसी 3 होगा और ये कितना हो गया जी 9 ग्राम। तो इस तरह से आप इक्विवेलेंट वेट निकाल सकते हो। सिमिलरली इक्विवेलेंट वेट ऑफ आपका फ्लोरीन, इक्विवेलेंट वेट ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16 ग्राम होता है, ऑक्सीजन का वैलेंसी 2 होता है, ये हो गया आपका 8 ग्राम। मैं यहाँ वैलेंसी के बारे में 1-2 बातें बोल देना चाहता हूँ। देखो जी, वैलेंसी क्या है, कैसे है, ये सब आप आगे क्लासेस में पढ़ोगे, पीटी में पढ़ोगे, बट यहाँ मैं डायरेक्टली बता रहा हूँ। वैलेंस मींस किसी एटम के आउटर मोस्ट शेल में अगर 4 या 4 से कम इलेक्ट्रॉन है, किसी एलिमेंट के आउटर मोस्ट शेल में 4 और 4 से कम इलेक्ट्रॉन है, तो उसके इलेक्ट्रॉन का नंबर ही वैलेंसी कहलाता है। मींस किसी का आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है तो वैलेंसी 1 होगा, 2 इलेक्ट्रॉन है तो 2 होगा, 3 इलेक्ट्रॉन है तो 3 होगा, 4 इलेक्ट्रॉन है तो 4 होगा। लेकिन अगर किसी एलिमेंट के आउटर मोस्ट शेल में 4 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स है तो उस एलिमेंट का वैलेंसी इक्वल होता है 8 माइनस वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। लाइक हैलोजन ग्रुप 17 एलिमेंट हैलोजन, उसके आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स रहता है, तो 8 में 7 माइनस करो क्या आएगा 1, तो 7 ग्रुप हैलोजन का वैलेंसी 1 होगा। ऑक्सीजन ग्रुप 16 का एलिमेंट है, इसके आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स रहता है, तो 6 को 8 से माइनस करो कितना बचेगा 2, तो ऑक्सीजन का वैलेंसी क्या होगा 2। फास्फोरस
ग्रुप 15 का है, उसका आउटर मोस्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स रहता है। इसका मीनिंग उसका वैलेंसी क्या होगा, 8 में से 5 माइनस करो 3। तो इस तरह से वैलेंसी हम लोग कैलकुलेट करते हैं, जो आगे आप पढ़ते जाओगे। तो ऑक्सीजन का इक्विवेलेंट वेट 8 हो गया। इक्विवेलेंट वेट ऑफ सल्फर, सल्फर का एटॉमिक मास 32, सल्फर का वैलेंसी 2 होगा, क्योंकि ये भी ऑक्सीजन के ग्रुप में ही रहता है। इसके आउटर मोस्ट शेल में भी 6 इलेक्ट्रॉन्स रहता है। और इस तरह से आप किसी एलिमेंट को उसके वैलेंसी के बेसिस पे आप इक्विवेलेंट वेट निकाल सकते हो। लेकिन यहाँ एक प्रॉब्लम हो सकता है, कई सारे एलिमेंट्स ऐसे हैं जिसका मोर देन 1 वैलेंसी होता है, तो उस केस में मोर देन 1 इक्विवेलेंट वेट भी होगा। लेकिन वो सारी बातें आगे डिस्कस होगी। अभी मैं आपको बेसिक लेवल पे ही बता रहा हूँ कि किसी एलिमेंट का इक्विवेलेंट वेट उसके वैलेंसी पे डिपेंड करता है, और इक्विवेलेंट वेट ऑफ एन एलिमेंट विल बी इक्वल टू एटॉमिक वेट बाय वैलेंसी। नाउ इक्विवेलेंट वेट ऑफ एन आयन, इक्विवेलेंट वेट of an ion is equal to atomic weight or molecular weight of ion by magnitude of charge at ion। मीन्स जब हमें आयन का इक्विवेलेंट निकालना होगा तो उसका जो हमारा आयन एटम भी हो सकता है और आयन मोलिक्यूल भी हो सकता है। तो अगर आयन एटम होगा तो एटॉमिक वेट यूज़ करेंगे, अगर आयन मोलिक्यूल होगा तो मोलिकुलर यूज़ करेंगे, और आयन पे जो चार्ज रहता है उस चार्ज के मैग्नीट्यूड से डिवाइड करेंगे। एज फॉर एग्जाम्पल, इक्विवेलेंट वेट ऑफ सोडियम प्लस, सोडियम का एटॉमिक मास 23 ग्राम, इसके ऊपर चार्ज है 1। मैं आपको पहले भी बताया हूँ कि किसी एटम का जो मास होता है उसके न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के मास के सम पे डिपेंड करता है, इलेक्ट्रॉन के ऊपर उसका मास डिपेंड नहीं करता है। इसलिए किसी एटम से इलेक्ट्रॉन के जाने या किसी एटम इलेक्ट्रॉन के आने से उसके ऊपर चार्ज तो आ जाएगा, बट उसके मास में कोई चेंज नहीं होगा। इसलिए सोडियम प्लस का मास सोडियम के मास के इक्वल ही होगा। इक्विवेलेंट वेट ऑफ कैल्शियम 2 प्लस, अगेन एटॉमिक मास ऑफ कैल्शियम इज 40 ग्राम, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज is 2, so 20 ग्राम। इक्विवेलेंट वेट ऑफ एल्युमिनियम 3 प्लस, एटॉमिक मास ऑफ एल्युमिनियम is 27 ग्राम, चार्ज is 3, so 9 ग्राम। इक्विवेलेंट वेट ऑफ इक्विवेलेंट वेट ऑफ सल्फेट का मोलिकुलर वेट लिखेंगे यहाँ पे हम लोग। सल्फर का एटॉमिक मास 32, ऑक्सीजन का 16, 4 ऑक्सीजन है 64, ऐड करेंगे दोनों को हो जाएगा आपका 96। इस पे चार्ज कितना है, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज कितना है 2 है, तो 2 से डिवाइड कर देंगे, कितना हो जाएगा जी 48। इक्विवेलेंट वेट ऑफ फॉस्फेट, यहां भी वही होगा, मोलिकुलर वेट बाय मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज 3। आप इसका फॉस्फोरस का एटॉमिक वेट 31, ऑक्सीजन का 16, 16 into 4, 64 बाई 3, ऐड करोगे 5 प्लस 9, 95 बाई 3। तो इस तरह से आप किसी आयन का भी इक्विवेलेंट वेट कैलकुलेट कर सकते हो। अब मैं आपको आगे बताने जा रहा हूं कि किसी एसिड का इक्विवेलेंट वेट कैसे कैलकुलेट करेंगे हम लोग। अब मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं इक्विवेलेंट वेट ऑफ एन एसिड। इक्विवेलेंट वेट ऑफ एन एसिड, एसिड का इक्विवेलेंट वेट बताने से पहले मुझे आपको यह बताना पड़ेगा कि एसिड क्या होता है। एसिड बताने के से पहले मुझे आपको यह बताना पड़ेगा एसिडिक हाइड्रोजन क्या है,
और फिर एसिडिक हाइड्रोजन और एसिड बताने से पहले मुझे बताना होगा कि इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी क्या है। देखो जी, इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी जिसको हम लोग EN से रिप्रेजेंट करते हैं, इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी को मैं बहुत डिटेल में पढ़ाऊंगा 3rd चैप्टर में, मींस PT में। बट अभी आप समझो इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी होता क्या है। इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी को सिंबॉलिकली हम लोग EN से रिप्रेजेंट करते हैं। इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी एक टेंडेंसी है। इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी किसी एलिमेंट का टेंडेंसी है जिसकी वजह से वो बॉन्डेड पेयर इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ अट्रैक्ट करता है। मींस इट इज टेंडेंसी ऑफ एन एलिमेंट टू अट्रैक्ट बॉन्डेड पेयर इलेक्ट्रॉन्स टुवर्ड्स इटसेल्फ। इट इज टेंडेंसी ऑफ एन एलिमेंट टू अट्रैक्ट बॉन्डेड पेयर इलेक्ट्रॉन्स टुवर्ड्स इटसेल्फ। इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी किसी एलिमेंट का टेंडेंसी, इट इज टेंडेंसी ऑफ एन एलिमेंट टू अट्रैक्ट, इट इज टेंडेंसी ऑफ एन एलिमेंट थ्रू विच, ये भी लिख सकते हो और टू लिख सकते हो। इट इज टेंडेंसी ऑफ एन एलिमेंट टू अट्रैक्ट बॉन्डेड पेयर इलेक्ट्रॉन्स टुवर्ड्स इटसेल्फ। इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी किसी एलिमेंट का टेंडेंसी होता है जिसकी वजह से बॉन्डेड पेयर इलेक्ट्रॉन को वो अपने तरफ अट्रैक्ट करता है। अब ये इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी का वैल्यू कैसे निकले, क्या होगा, ये सारी चीजें मैं आपसे डिस्कस करूंगा PT में। बट अभी मैं आपको बता दूं कि जो टेंडेंसी होता है कि हम लोग देख कर किसी एलिमेंट को कैसे समझेंगे कि इसका टेंडेंसी कितना है। तो साइंटिस्टों ने इसको बाकायदा न्यूमेरिकली निकाल के हमें दे दिया है। और इस डेटा को जो यहाँ पे लिखा हुआ है, मैं कुछ एक कॉमन एलिमेंट्स का इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी का वैल्यू यहाँ पे दिया हूँ, ये आपको याद रखना होगा। विदाउट knowing these facts you can't assess acidic hydrogen, so you must know and you should remember it। इसको देखो, इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी का डेफिनेशन मैं आपको बता दिया। इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी किसी एलिमेंट का टेंडेंसी होता है जिसकी वजह से बॉन्डेड पेयर इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करता है। लेकिन पॉइंट यह है किस एलिमेंट का इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी ज़्यादा होगा, किसका कम होगा, ये सारी चीज़ें उसकी टेंडेंसी पे डिपेंड करता है। टेंडेंसी कैसे कैसे चीज़ होता है, इस सब कुछ मैं आपको PT में पढ़ाऊंगा। लेकिन उसका न्यूमेरिकल वैल्यू यहाँ पे दिया हो, मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर भी दे रहा हूँ। किसी एलिमेंट मीन्स आप सब जब केमिस्ट्री पढ़ते हो तो आपको 9th 8th क्लास से ही पढ़ाया जाता है कि दुनिया में जितने भी नोबल गैसेस है, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन, ये लोग बहुत बहुत स्टेबल है। ये लोग किसी से रिएक्शन नहीं करता है क्योंकि ये स्टेबल होता है। फिर साइंटिस्टों ने देखना शुरू किया कि स्टेबल क्यों होता है। तो लेविस नाम के साइंटिस्ट ने देखा कि नोबल एलिमेंट्स जो हैं, नोबल गैस के जो एलिमेंट्स हैं, उनका अपने रेस्ट एलिमेंट से डिफरेंस यही है कि उनका आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स है, हीलियम को छोड़ करके। सबके हीलियम को छोड़कर रेस्ट जितने एलिमेंट्स हैं सबके आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स है। तो डॉक्टर लेविस ने बोल दिया कि हर एलिमेंट का टेंडेंसी यही होता होगा कि वो अपने आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स कर ले, क्योंकि नोबल गैस एलिमेंट्स के आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स था और वो स्टेबल थे। तो उन्होंने लेविस ने बोल दिया कि जिस भी एलिमेंट के आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन होगा वो नोबल गैस जैसा ही स्टेबल होगा। यही वजह है कि दुनिया का ऑल एलिमेंट्स जिसका आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन नहीं है वो केमिकल रिएक्शन करता है और कभी इलेक्ट्रॉन ले करके, कभी इलेक्ट्रॉन दे करके, कभी इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग करके अपने आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन करना चाहता है। और उसी चाहत की वजह से एलिमेंट्स इलेक्ट्रॉन लेना चाहता है, कभी इलेक्ट्रॉन देना चाहता है, और उसी चाहत का मेजरमेंट है एक तरह से इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी। अब आप देखो यहाँ पे जिस एलिमेंट के आउटर मोस्ट सेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स होगा उसको स्टेबल होने के लिए मात्र 1 इलेक्ट्रॉन का रिक्वायरमेंट है, क्योंकि लेविस के अकॉर्डिंग जिसके आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा वो स्टेबल हो जाएगा, क्योंकि नोबल गैसेस के आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन था। तो जिस एलिमेंट के आउटर मोस्ट सेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स रहता है उसको लगता है कि 1 इलेक्ट्रॉन मैनेज करना बहुत आसान है, तो बेचैन रहता है कि 1 इलेक्ट्रॉन कहीं से मिले और स्टेबल हो जाए। लेकिन जैसे आप ग्रुप 1 का एलिमेंट ले लो, सोडियम को ले लो, उसके आउटर मोस्ट सेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, उसको स्टेबल होने के लिए कितना चाहिए, 7 चाहिए। तो सोडियम को लगता है कि 7 इलेक्ट्रॉन मैनेज करना आसान नहीं है। बट ग्रुप 17 का एलिमेंट जो आपका हैलोजन है उसको ऐसा लगता है कि 1 इलेक्ट्रॉन लेना ईजियर है, क्योंकि वो 7 पहले से 1 चाहिए, 1 मिलते ही वो 8 हो जाएगा और स्टेबल हो जाएगा।
सो उनको इलेक्ट्रॉन लेने का टेंडेंसी बहुत ज़्यादा रहता है। ठीक वैसे जैसे मान लो कोई क्रिकेट में बैट्समैन 99 रन बनाए, कोई बैट्समैन खेल रहा है, अब उसको 1 रन बनाते सेंचुरी हो जाएगा, और कोई बैट्समैन 10 रन बनाए खेल रहा है, कोई 10 रन पे खेल रहा है, कोई 99 पे खेल रहा है, सेंचुरी पूरा करने का टेंडेंसी किसको ज़्यादा होगा? ऑफ कोर्स 99 वाले को। वो तो बल्ला घुमा के भी चाहेगा कि 1 रन ले ले और सेंचुरी पूरा कर दे, लेकिन 10 वाले को पता है कि 90 रन मारना बहुत मुश्किल है। वही वजह है कि ग्रुप 17 के एलिमेंट्स जिसके आउटर मोस्ट सेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स रहता है उसका इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी बहुत बहुत ज़्यादा रहता है, और जो ग्रुप 1 एलिमेंट जिसका आउटर मोस्ट सेल में इलेक्ट्रॉन 1 रहता है उसका इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी बहुत बहुत कम रहता है। और इसी बेसिस पे हम लोग इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी डिसाइड करते हैं, लेकिन ओनली इसी फैक्टर पर डिपेंड नहीं करता। इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी का जो न्यूमेरिकल वैल्यू मैं यहाँ लिखा हूँ और भी कई सारे फैक्टर्स पर डिपेंड करता है, जिसको मैं लेटर चैप्टर्स में डिस्कस करूँगा। तो अभी आपको नट सेल मीन्स जो सारांश है, जो मेन पॉइंट वो यह है कि आपको कुछ इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स का जो इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी दिया हुआ है, इस इलेक्ट्रॉन निगेटिविटीज के डेटा को आपको याद रखना है, जिसमें फ्लोरीन नंबर 1 पे आता है। दुनिया का मोस्ट इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट फ्लोरीन है, इसका इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी का वैल्यू 4 होता है। फ्लोरीन से जस्ट बाद आता है ऑक्सीजन, जिसका इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी 3.5 होता है। थर्ड पोजीशन पे आता है नाइट्रोजन और क्लोरीन, दोनों का इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी इक्वल होता है और 3 होता है। उसके बाद ब्रोमीन है 2.8, आयोडीन है 2.6, सल्फर है 2.6, कार्बन है 2.5, हाइड्रोजन है 2.1। तो इस तरह से इलेक्ट्रॉन निगेटिविटीज है। ऐसे सभी एलिमेंट्स का इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी आपको मेमोराइज करने की जरूरत नहीं है, बट कुछ कॉमन एलिमेंट्स है, इनको याद रखना होगा, तभी आप कंपेयर कर पाओगे। अब इधर देखो, इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी में बता दिया। अब आइए अब एसिड क्या है। मैं जब केमिकल इक्विलिब्रियम पढ़ाऊंगा आपको तो बहुत डिटेल में बताऊंगा एसिड बेस थ्योरी, बट अभी एक मैं बता दे रहा हूं कि एसिड वह कंपाउंड है जो वाटर में जाने के बाद इस अपने एक्वस सॉल्यूशन में H+ रिलीज करता है और H+ प्रोड्यूस करता है या H+ देता है। मींस एसिड इज दैट कंपाउंड विच गिव्स H+ और हाइड्रोजन आयन, जिसको प्रोटॉन भी बोलते हैं। H+ को प्रोटॉन क्यों बोलते हैं जी? क्योंकि आपको पता है हाइड्रोजन के पास एटॉमिक नंबर 1, मास नंबर 1, मींस हाइड्रोजन के पास 1 ही प्रोटॉन होता है, क्योंकि हाइड्रोजन के पास न्यूट्रॉन होता ही नहीं है। हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन है, 1 प्रोटॉन है, और कुछ भी नहीं है। 1 प्रोटॉन 1 इलेक्ट्रॉन। आपने इलेक्ट्रॉन निकाल लिया तभी तो H+ बनेगा। या जैसे इसका इलेक्ट्रॉन निकालोगे बन गया H+। अब H+ के पास ओनली प्रोटॉन है, इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, इसलिए H+ को हम लोग हाइड्रोजन आयन को प्रोटॉन भी बोलते हैं, क्योंकि H+ के पास ओनली 1 प्रोटॉन रहता है, इलेक्ट्रॉन नहीं रहता है। तो एसिड का डेफिनेशन क्या हुआ? एसिड इज दैट कंपाउंड विच गिव्स H+ और हाइड्रोजन आयन, जिसको आप प्रोटॉन भी बोलते हो, इन एक्वस सॉल्यूशन। एसिड इज दैट कंपाउंड विच गिव्स H+ इन इट्स एक्वस सॉल्यूशन। अब पॉइंट ये है कि H+ कौन देगा? डेफिनेशन तो हो गया, बट आइडेंटिफाई कैसे करोगे? H+ कौन कंपाउंड दे सकता है? H+ देने का मीनिंग हुआ कि कंपाउंड में हाइड्रोजन हो, पहला पॉइंट। H+ उसी कंपाउंड से रिलीज हो सकता है जिसके पास हाइड्रोजन हो। तो अभी तक जो हमारा डिस्कशन है उसके बेसिस पे जिस कंपाउंड के पास हाइड्रोजन होगा वो एसिड होगा। एसिड हो सकता है, होगा नहीं। अब उसमें वो हाइड्रोजन को H+ बन के निकलने का टेंडेंसी हो। अब एसिडिक हाइड्रोजन हम लोग कैसे पहचानेंगे? तो उसको देखो, HCl मीन्स हाइड्रोजन और क्लोरीन, हाइड्रोजन क्लोरीन से कंबाइंड है। क्लोरीन का इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी हाइड्रोजन से ज्यादा होता है, इसलिए क्लोरीन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ अट्रैक्ट करेगा। एरो साइन का मतलब हुआ इलेक्ट्रॉन का शिफ्टिंग। मीन्स क्लोरीन इस बॉन्ड में आपको आगे पढ़ाएंगे, मैं केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ाऊंगा किस तरह से बॉन्ड फॉर्म होता है, बट आप बेसिक आइडिया आप जानते हो कि हाइड्रोजन और क्लोरीन के बीच में बॉन्ड है। HCl में 1 इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का है, 1 इलेक्ट्रॉन क्लोरीन का है। क्लोरीन हाइड्रोजन से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इसलिए क्लोरीन हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, और ऐसा करने से क्लोरीन पे आ रहा है निगेटिव, हाइड्रोजन पे आ रहा है पॉजिटिव। फाइनली तुम्हारा हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को जब कंप्लीटली क्लोरीन ले लेगा तो हाइड्रोजन H+ बन के बाहर निकल जाएगा। मीन्स HCl से हाइड्रोजन H+ बन के बाहर आ सकता है, इसलिए HCl क्या हुआ जी? एसिड हुआ। अब एसिड क्यों हुआ?
क्योंकि हाइड्रोजन ऐसे एटम से कनेक्टेड है जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है। जब हाइड्रोजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट से कनेक्टेड होगा तभी हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम अपने तरफ अट्रैक्ट करेगा, और जब मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर लेगा तो हाइड्रोजन H+ बन के बाहर निकल जाएगा। मीन्स मैं आपको यह बताना चाह रहा हूं कि किसी कंपाउंड का हाइड्रोजन एसिडिक है कि नहीं, उसके पहचानने का तरीका यह है कि इफ हाइड्रोजन इज कनेक्टेड विथ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स लाइक हैलोजन्स एंड ऑक्सीजन, देन हाइड्रोजन्स आर ट्रीटेड एज एसिडिक हाइड्रोजन। किसी कंपाउंड का हाइड्रोजन अगर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट लाइक हैलोजन और ऑक्सीजन से कनेक्टेड है तो वह हाइड्रोजन एसिडिक हाइड्रोजन होगा। एज फॉर एग्जाम्पल HCl का हाइड्रोजन, HCl का यह हाइड्रोजन एसिडिक है। HNO3 के हाइड्रोजन को देखो, यह HNO3 का स्ट्रक्चर आप देख रहे हो, यह हाइड्रोजन ऑक्सीजन से कनेक्टेड है। इसका मीनिंग हुआ कि ऑक्सीजन से जो कनेक्टेड हाइड्रोजन होगा वो तो एसिडिक होगा, तो HNO3 के पास भी एसिडिक हाइड्रोजन है। H2SO4 को देखो, H2SO4 के पास 2 हाइड्रोजन है एंड बोथ हाइड्रोजन ऑक्सीजन से कनेक्टेड है। ये हाइड्रोजन भी ऑक्सीजन से कनेक्टेड है, ये हाइड्रोजन भी ऑक्सीजन से कनेक्टेड है। इसका मीनिंग हुआ कि H2SO4 का भी दोनों हाइड्रोजन एसिडिक है। तो किसी कंपाउंड के पास जितना हाइड्रोजन एसिडिक होगा उसको बोलेंगे उतना एसिडिक हाइड्रोजन। मीन्स आपसे कोई पूछेगा कि HCl के पास कितने एसिडिक हाइड्रोजन है तो 1, HNO3 के पास कितना एसिडिक हाइड्रोजन है तो 1, H2SO4 के पास कितना एसिडिक हाइड्रोजन है तो 2। तो इस तरह से एसिडिक हाइड्रोजन को आप आइडेंटिफाई करोगे। तो एसिडिक हाइड्रोजन का डेफिनेशन हुआ, एसिडिक हाइड्रोजन इज दैट हाइड्रोजन, एसिडिक हाइड्रोजन इज दैट हाइड्रोजन which is combined with more electronegative element like halogens और ऑक्सीजन। अब आप आगे देखो, अगर किसी कंपाउंड का हाइड्रोजन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट लाइक कार्बन और फास्फोरस से कनेक्टेड होगा तो वह हाइड्रोजन एसिडिक हाइड्रोजन नहीं होगा। मीन्स हाइड्रोजन्स कनेक्टेड विथ लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स लाइक फास्फोरस एंड कार्बन आर नॉट ट्रीटेड एज एसिडिक हाइड्रोजन। एज फॉर एग्जाम्पल आप यहाँ पे देखो, मीथेन के पास 4 कार्बन है, लेकिन ये हाइड्रोजन कार्बन से कनेक्टेड है जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट नहीं है, इसलिए मीथेन का हाइड्रोजन एसिडिक हाइड्रोजन नहीं होगा। आप PH3 देखो, फॉस्फीन, इसका तीनों हाइड्रोजन फास्फोरस से कनेक्टेड है। फास्फोरस का इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी बहुत ज्यादा नहीं होता है, इसलिए फास्फोरस के पास ताकत नहीं है कि हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ अट्रैक्ट कर सके और यहाँ से हाइड्रोजन को H+ बना के बाहर निकाल सके। इसलिए हाइड्रोजन जो फास्फोरस में प्रेजेंट है इसको भी हम लोग एसिडिक हाइड्रोजन के तौर पर ट्रीट नहीं करते हैं। तो अब तक जो डिस्कशन मेरा आपके साथ हुआ उसमें आपको यही बताया कि हाइड्रोजन्स कनेक्टेड विथ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स लाइक हैलोजन्स और ऑक्सीजन आर ट्रीटेड एज एसिडिक हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन्स कनेक्टेड विथ लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स लाइक कार्बन एंड फास्फोरस आर नॉट ट्रीटेड एज एसिडिक हाइड्रोजन्स। अब बेसिसिटी ऑफ एन एसिड, किसी एसिड के पास जितना एसिडिक हाइड्रोजन रहता है वही उसका बेसिसिटी कहलाता है। लेकिन बेसिसिटी को हम लोग दूसरे तरीके से भी डिफाइन कर सकते हैं। एज फॉर एग्जाम्पल आप सब जानते हो कि एसिड बेस रिएक्शन को हम लोग न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोलते हैं। यहाँ पे आप देख रहे हो HCl इस केमिकल रिएक्शन में HCl का 1 मोल NaOH के 1 मोल से रिएक्शन करके सोडियम क्लोराइड और सॉल्ट और वाटर फॉर्म कर रहा है। मीन्स यहाँ मैं बोल सकता हूँ कि HCl का 1 मोल NaOH के 1 मोल को न्यूट्रलाइज कर रहा है, जबकि आप देख रहे हो कि यहाँ पे H2SO4 का 1 मोल NaOH के 2 मोल। सब कैसे पता कि 1 मोल? आपको आगे मैं पढ़ाऊंगा स्टोइकोमेट्री तो बताऊंगा, लेकिन अभी HCl के पहले 1 है मतलब इसका 1 मोल, NaOH के पहले भी 1 है मीन्स इसका 1 मोल, जबकि यहाँ पे H2SO4 के पहले 1 है तो 1 मोल, लेकिन NaOH के पहले 2 है तो इसका 2 मोल। तो देख रहे हो कि H2SO4 का 1 मोल NaOH के 2 मोल को न्यूट्रलाइज कर रहा है। तो बेसिसिटी ऑफ एन एसिड का डेफिनेशन ये भी होता है, इट इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaOH which is neutralized by 1 मोल एसिड। एसिड का 1 मोल NaOH के जितने मोल न्यूट्रलाइज करता है वह उस एसिड का बेसिसिटी कहलाता है। और बेसिसिटी इज ऑल्सो कॉल्ड नंबर ऑफ एसिडिक हाइड्रोजन ऑफ एसिड,
किसी एसिड के पास जितना एसिडिक हाइड्रोजन होगा वो उसका बेसिसिटी कहलाता है। लेकिन बेसिसिटी को आप ऐसे भी डिफाइन कर सकते हो कि इट इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaOH न्यूट्रलाइज्ड बाय 1 मोल एसिड। HCl का 1 मोल NaOH के 1 मोल को न्यूट्रलाइज कर रहा है, तो इसका बेसिसिटी 1 हुआ, ये मोनोबेसिक एसिड हुआ। जबकि H2SO4 का 1 मोल NaOH के 2 मोल को न्यूट्रलाइज कर रहा है, इसलिए इसका बेसिसिटी 2 हुआ, जिसको हम लोग डाई बेसिक एसिड बोलेंगे। और इसका रीजन इसलिए है, रीजन यह है यहाँ पे एक एसिडिक हाइड्रोजन है, यहाँ पे 2 एसिडिक हाइड्रोजन है, इस वजह से H2SO4 को 2 NaOH का रिक्वायरमेंट हुआ न्यूट्रलाइज होने के लिए। अब एक और एग्जाम्पल मैं ले रहा हूँ जहाँ पे यह H3PO2 है, H3PO3, H3PO4, HPO3, these are acids of phosphorus, ये ऑक्सोफॉस्फोरस एसिड्स है। इस H3PO2 को बोलते हैं हाइपोफॉस्फोरस एसिड, H3PO3 को बोलते हैं फॉस्फोरस एसिड, H3PO4 को बोलते हैं फॉस्फोरिक एसिड और ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड, और HPO3 को बोलते हैं मेटाफॉस्फोरिक एसिड। अब इस एसिड में हाइड्रोजन को देख करके आप नहीं बता सकते हो कितना एसिडिक हाइड्रोजन है, क्योंकि मैं पहले ही बता चुका हूं कि ऑल हाइड्रोजन्स ऑफ ए कंपाउंड आर नॉट एसिडिक हाइड्रोजन। Only those hydrogens are treated as acidic hydrogen which are connected with more electronegative elements like oxygen and halogens। तो आप चलिए देखिए, इसके लिए किसी कंपाउंड के हाइड्रोजन को देखकर डिसाइड करने के लिए कि इसका कौन कौन हाइड्रोजन एसिडिक है, आपको उसके स्ट्रक्चर को जानना होगा। तो चलिए इसका मैं स्ट्रक्चर बनाया हूँ हाइपोफॉस्फोरस एसिड का। आप देख रहे हो ये एक हाइड्रोजन, 1 हाइड्रोजन ऑक्सीजन से कनेक्टेड है, तो ये हाइड्रोजन आपके एसिडिक हाइड्रोजन होगा। बट दीज 2 हाइड्रोजन्स आर कनेक्टेड विद फॉस्फोरस, और मैं बताया हूँ कि जो हाइड्रोजन फॉस्फोरस से कनेक्टेड होगा वह एसिडिक हाइड्रोजन जैसा ट्रीट नहीं होगा। सो H3PO2 हैज ओनली 1 एसिडिक हाइड्रोजन, तो इसका बेसिसिटी 1 हुआ, इसको मोनोबेसिक एसिड बोलेंगे। सिमिलरली आइए H3PO3 के पास, इसका 2 हाइड्रोजन ऑक्सीजन से कनेक्टेड है, तो दीज 2 हाइड्रोजन आर एसिडिक हाइड्रोजन, बट दिस हाइड्रोजन इज नॉट एसिडिक हाइड्रोजन। सो इसके पास एसिडिक हाइड्रोजन नंबर 2 हो गया, इसका बेसिसिटी 2 हुआ, तो इसको बोलेंगे डाई बेसिक एसिड। अब H3PO4 को देखते हैं, इसका ऑल 3 हाइड्रोजन ऑक्सीजन से कनेक्टेड है, सो इट हैज 3 एसिडिक हाइड्रोजन एंड दिस इज कॉल्ड ट्राई बेसिक एसिड। अब मेटाफॉस्फोरिक एसिड को देखते हैं, इसके पास एक ही हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन से कनेक्टेड है, इसका एसिडिक हाइड्रोजन नंबर 1 है और ये आपका हुआ मोनोबेसिक एसिड। तो इस तरह से किसी अननोन एसिड के पास अगर मोर देन 1 हाइड्रोजन है तो उसका कितना हाइड्रोजन एसिडिक है ये पता करने के लिए उसका स्ट्रक्चर जानना जरूरी है। विदाउट नोइंग स्ट्रक्चर ऑफ एन एसिड वी कांट डिसाइड देयर एसिडिक नंबर ऑफ एसिडिक हाइड्रोजन्स। अब हम लोग एसिड का इक्विवेलेंट निकालने का फॉर्मूला लिखेंगे। तो इक्विवेलेंट वेट ऑफ एन एसिड इज इक्वल टू मोलिकुलर वेट ऑफ एन एसिड बाय नंबर ऑफ एसिडिक हाइड्रोजन। इक्विवेलेंट वेट ऑफ HCl के पास एसिडिक हाइड्रोजन 1 है, तो मोलिकुलर वेट बाय 1, मोलिकुलर वेट को हम लोग कैपिटल M से रिप्रेजेंट करेंगे यहाँ पे। इक्विवेलेंट वेट ऑफ H2SO4, तो मोलिकुलर वेट बाय 2, इक्विवेलेंट वेट ऑफ HNO3 मोलिकुलर वेट बाय 1, इक्विवेलेंट वेट ऑफ H3PO2 मोलिकुलर वेट बाय 1, अभी मैं बताया हूं आपको। इक्विवेलेंट वेट ऑफ H3PO3 मोलिकुलर वेट बाय 2, इक्विवेलेंट वेट ऑफ H3PO4 मोलिकुलर वेट बाय 3, इक्विवेलेंट वेट ऑफ एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड का जो स्ट्रक्चर होता है इसका इस तरह से रहता है CH3COOH। तो आप देख रहे हो कि एसिटिक एसिड का एक हाइड्रोजन ऑक्सीजन से कनेक्टेड है, 3 हाइड्रोजन कार्बन से कनेक्टेड है, तो ऑक्सीजन कनेक्टेड हाइड्रोजन ही एसिटिक हाइड्रोजन होगा। तो एसिटिक एसिड के पास एसिटिक हाइड्रोजन 1 है, तो M/1 हो गया। इक्विवेलेंट वेट ऑफ फॉर्मिक एसिड, यहां भी वही कहानी, एक ही हाइड्रोजन ऑक्सीजन से कनेक्टेड है, तो M/1। तो इस तरह से किसी कंपाउंड का किसी एसिड का आप
इक्विवेलेंट वेट निकाल सकते हो अगर आपको यह पता हो कि इसके पास कितना एसिडिक हाइड्रोजन है। इक्विवेलेंट वेट ऑफ H2O2, H2O2 का स्ट्रक्चर इस तरह से रहता है, दोनों हाइड्रोजन एसिडिक है, M/2। इक्विवेलेंट वेट ऑफ ऑक्जेलिक एसिड, ऑक्जेलिक एसिड का स्ट्रक्चर यह होता है COOH, COOH, ये ऑक्जेलिक एसिड है। तो मोलेकुलर बाय 2, क्योंकि इसके पास भी 2 एसिडिक हाइड्रोजन है। अब यहां एक बात मैं बता दूं, वाटर का दोनों हाइड्रोजन ऑक्सीजन से कनेक्टेड है, बट वाटर को हम लोग एसिडिक कंपाउंड नहीं मानते हैं, क्योंकि वाटर को हम लोग डिफरेंस मानते हैं। कोई कंपाउंड वाटर में अगर H प्लस दे तो एसिड, इसलिए वाटर प्लेटफॉर्म हो जाता है। वाटर इज ट्रीटेड एज न्यूट्रल सॉल्वेंट, माइंड इट, इसलिए वाटर के हाइड्रोजन को एसिडिक हाइड्रोजन के तौर पे हम लोग यहाँ पे काउंट नहीं करते हैं, क्योंकि वाटर को न्यूट्रल सॉल्वेंट हम लोग ट्रीट करते हैं। इक्विवेलेंट वेट ऑफ बेस, बेस का इक्विवेलेंट निकालने हम लोग जा रहे हैं, लेकिन उससे पहले बेस क्या होता है मैं एसिड बेस बहुत डिटेल में पढ़ाऊंगा केमिकल में, मैं फिर रिपीट कर रहा हूं इस बात को, लेकिन अभी बेस को आपको बताना होगा। तो बेस का टेक्निकल डेफिनेशन है, बेस वह कंपाउंड होता है जो एक्वस सॉल्यूशन में OH माइनस रिलीज करता है, प्रोड्यूस करता है। बेस गिव्स OH माइनस इन एक्वस सॉल्यूशन, एज फॉर एग्जांपल NaOH, KOH, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, लैंथेनम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ये सब बेस है। अब इसका इक्विवेलेंट निकालने का फॉर्मूला क्या होगा, तो इक्विवेलेंट वेट इज इक्वल टू होगा मोलेकुलर बेस बाय नंबर ऑफ रिप्लेसेबल OH, मीन्स आपका बेस जितना OH रिप्लेस कर सकता है, जितना OH दे सकता है, उससे हम लोग डिवाइड करेंगे। अब एज फॉर एग्जांपल इक्विवेलेंट वेट ऑफ NaOH, इक्विवेलेंट वेट ऑफ NaOH मोलेकुलर बाय 1, क्योंकि एक ही OH है। इक्विवेलेंट वेट ऑफ KOH मोलेकुलर बाय 1, क्योंकि यहां भी एक ही OH है। इक्विवेलेंट वेट ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मोलेकुलर बाय 2, क्योंकि 2 OH है। इक्विवेलेंट वेट ऑफ लैंथेनम हाइड्रोक्साइड मोलेकुलर बाय 3 OH है। इक्विवेलेंट वेट ऑफ अमोनियम हाइड्रोक्साइड मोलेकुलर बाय 1, क्योंकि एक ही OH है। तो इस तरह से हम लोग बेस का इक्विवेलेंट वेट निकाल लेंगे। अब बेस के इक्विवेलेंट निकालने के बाद अब हम लोग पढ़ेंगे सॉल्ट का इक्विवेलेंट वेट, इक्विवेलेंट वेट ऑफ सॉल्ट। अब सबसे पहला पॉइंट, सॉल्ट क्या है, तो सॉल्ट एक अलग तरह का कंपाउंड है जिसका प्रॉपर डेफिनेशन नहीं हम लोग के पास अवेलेबल है। दुनिया में कहीं भी सॉल्ट का एक्चुअल डेफिनेशन क्या है बताना मुश्किल है। फिर भी साइंटिस्टों का मानना है कि मेटल का जितने भी कंपाउंड, मेटल हैलाइड, मेटल नाइट्रेट, मेटल कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट, सल्फेट, दीज आर सॉल्ट्स। अब सॉल्ट का इक्विवेलेंट निकालने का फॉर्मूला क्या होगा, तो सॉल्ट की इक्विवेलेंट निकालने का फॉर्मूला होता है इक्विवेलेंट वेट ऑफ सॉल्ट इज इक्वल टू मोलेकुलर वेट ऑफ सॉल्ट बाय नंबर ऑफ कैटायंस into magnitude of charge at cation, अब भी जो फॉर्मूला लिखा हूं इसको समझ में आपको तब आएगा जब इसका एग्जांपल देखोगे। एज फॉर एग्जांपल इक्विवेलेंट वेट ऑफ NaCl, सोडियम क्लोराइड का मोलेकुलर लिखेंगे बाय नंबर ऑफ कैटायंस। अब आयनिक कंपाउंड का रिप्रेजेंटेशन थोड़ा देखो तो फिर और ज्यादा क्लियर होता है। देखो जी, आयनिक कंपाउंड के रिप्रेजेंटेशन में आप सब पढ़े हो, आयनिक कंपाउंड्स
इस तरह से यहाँ पे देखते हैं आयोनिक कंपाउंड्स के रिप्रेजेंटेशन में। आयोनिक कंपाउंड, अगर आयोनिक कंपाउंड को AB से रिप्रेजेंट किया जा रहा है, इसका मीनिंग हुआ कि फर्स्ट वाला कटायन होता है, बाद वाला एनायन होता है, और कटायन का नंबर एनायन का चार्ज, एनायन का नंबर कटायन का चार्ज। ये जब ब्रेक होगा तो ऐसे होगा A+B-। अगर यह है A2B, इसका मीनिंग हुआ कि B पे 2 चार्ज होगा और A पे 1 चार्ज होगा। ये ब्रेक कैसे होगा 2A+B2-। अगर ये होगा A2B3 तो ब्रेक होगा 2A3++3B2-। आप सबको पता है, आप सब 9th क्लास में आपसे पढ़े हो कि आयोनिक कंपाउंड का जब रिप्रेजेंटेशन होता है उसमें फर्स्ट वाला कटायन है, बाद वाला एनायन है। कटायन का नंबर एनायन का चार्ज, एनायन का नंबर कटायन का चार्ज। यहाँ पे दोनों का 1-1 है। यहाँ पे कटायन का नंबर 2 है तो एनायन पे चार्ज 2 होगा। यहाँ पे कटायन का नंबर 2 है तो एनायन पे चार्ज 2 होगा, बट एनायन का नंबर 3 है तो कटायन पे चार्ज 3 होगा। ये जनरल रिप्रेजेंटेशन है। इस तरह से हम लोग आयोनिक कंपाउंड को रिप्रेजेंट करते हैं। तो अब वो यहाँ पे डायरेक्ट हम लिखेंगे नंबर ऑफ कटायन। यहाँ पे सोडियम का नंबर कितना है 1 है जी। सोडियम पे चार्ज कितना है, तो कटायन पे जो चार्ज होता है वो एनायन के नंबर के इक्वल होता है। एनायन Cl का नंबर 1 है तो सोडियम पे चार्ज 1 होगा तो 1 × 1। लेकिन इक्विवेलेंट वेट निकालने के लिए आप कटायन की जगह पे आप एनायन को भी ले सकते हो। मीन्स इस जगह पे आप लिख सकते हो नंबर ऑफ एनायंस इनटू मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज एट एनायन, वो भी कर सकते हो। बोथ आर इक्वली करेक्ट। अब दूसरा एग्जांपल लेते हैं। इक्विवेलेंट वेट ऑफ कैल्शियम क्लोराइड, तो मोलिकुलर M बाई कटायन का नंबर कितना है जी 1, कैल्शियम 1 है। कैल्शियम पे चार्ज कितना रहता है हम लोग सबको पता है 2, लेकिन फिर भी एनायन से आप देख सकते हो एनायन का नंबर कितना है 2, तो एनायन का जो नंबर होगा वो कटायन का चार्ज होगा तो 1 × 2। इक्विवेलेंट वेट ऑफ सोडियम सल्फेट M बाई, यहां आपको समझना होगा यहां पे सल्फेट एनायन है, पूरा का पूरा सल्फेट, सोडियम कटायन है, तो कटायन का नंबर कितना है 2, और कटायन के ऊपर चार्ज कितना होता है 1। एवरीबॉडी नो सोडियम के ऊपर +1 चार्ज ही रहता है। लेकिन एनायन से भी समझ सकते हो सल्फेट का नंबर 1 है तो एनायन 1 है तो सोडियम के ऊपर चार्ज 1 होगा तो 2 × 1। अब इक्विवेलेंट वेट ऑफ कैल्शियम फॉस्फेट, कैल्शियम कटायन है, इसका नंबर 3 है तो 3 लिख दिया। फॉस्फेट एनायन है, इसका नंबर 2 है, इसका मीनिंग हुआ कैल्शियम के ऊपर चार्ज कितना हुआ 2 होगा तो 3 × 2। इस तरह से कैल्शियम फॉस्फेट का इक्विवेलेंट वेट हुआ। लेकिन अगर मैं आपको बोलूं कि इक्विवेलेंट वेट ऑफ कॉपर सल्फेट क्या होगा, और यहाँ पे आप लिखते हो मोलिकुलर वेट, कॉपर कटायन है इसका नंबर 1 है, सल्फेट एनायन है इसका नंबर 1 है, इसका मीन इसके चार्ज 1 होगा तो 1 × 1 करोगे तो ये रॉन्ग हो जाएगा। क्यों जी? क्योंकि आपको 9th क्लास में पढ़ाया गया है आयोनिक कंपाउंड के रिप्रेजेंटेशन में कि अगर कटायन और एनायन दोनों का चार्ज अगर इक्वल हो जाए तो क्रॉस नहीं करते हैं, उनका सिंबल में से हटा देते हैं। मींस अगर कहीं पे आयोनिक कंपाउंड के कटायन पे +2 चार्ज है और एनायन पे -2 चार्ज है तो उस केस में इसको हम लोग A2B2 नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे जी AB लिखेंगे। और यही बात यहाँ पे होता है। आप सबको पता होना चाहिए कि कॉपर सल्फेट के ऊपर ऑलवेज 2 नेगेटिव चार्ज रहता है। सल्फेट पे ऑलवेज 2 नेगेटिव रहता है। जब सल्फेट पे 2 नेगेटिव होगा तो कॉपर पे क्या होगा जी 2 पॉजिटिव। तो कॉपर सल्फेट में कॉपर के ऊपर हमेशा 2 पॉजिटिव चार्ज होगा क्योंकि सल्फेट पे ऑलवेज नेगेटिव होता है 2 नेगेटिव, इसलिए कॉपर का नंबर 1, इसके ऊपर चार्ज 2 तो M/2 इसका इक्विवेलेंट वेट होगा। तो इस तरह से आप
सॉल्ट का इक्विवेलेंट वेट निकाल सकते हो। अब तक मैं तुम सबको बढ़ाया इक्विवेलेंट वेट ऑफ एन एलिमेंट, इक्विवेलेंट वेट ऑफ एन आयन, इक्विवेलेंट वेट ऑफ एसिड, इक्विवेलेंट वेट ऑफ बेस एंड इक्विवेलेंट वेट ऑफ सॉल्ट। इसके अलावा और भी बहुत सारे सब्सटेंस का इक्विवेलेंट वेट पढ़ना है, इक्विवेलेंट वेट ऑफ डबल सॉल्ट, वो सारी चीज़ आगे मैं बताऊंगा, आप पढ़ोगे। इक्विवेलेंट वेट ऑफ ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट, वो भी आप आगे बढ़ोगे, क्योंकि जब तक ऑक्सीडेशन नंबर नहीं पढ़ोगे तब तक ऑक्सीडाइजिंग रिड्यूसिंग एजेंट नहीं समझोगे, तो सारी चीज़ें आगे होगी। और भी कई सारा इक्विवेलेंट वेट में आता है, मीन्स इक्विवेलेंट वेट ऑफ ए पर्टिकुलर कंपाउंड इन पर्टिकुलर केमिकल रिएक्शन, वो सब हम लोग आगे देखेंगे। अभी मैं आपको एक बेसिक आइडिया दे दिया जिससे आपको समझ में आ गया कि किसी सॉल्ट, किसी एसिड, किसी बेस, किसी आयन, किसी एटम का इक्विवेलेंट वेट कैसे निकालते हैं। तो अब हम लोग इक्विवेलेंट वेट निकालना सीख गए हैं। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं नंबर ऑफ इक्विवेलेंट, मीन्स नंबर ऑफ इक्विवेलेंट किसी सब्सटेंस का कैसे कैलकुलेट होगा। तो गौर से देखो, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट, number of equivalent is equal to given mass by equivalent weight। जिस सब्सटेंस का आपको इक्विवेलेंट नंबर ऑफ इक्विवेलेंट निकालना होगा, उसके मास में उसके इक्विवेलेंट वेट से डिवाइड करोगे, आ जाएगा इक्वल नंबर ऑफ इक्विवेलेंट। मींस नंबर ऑफ इक्विवेलेंट निकालने का तरीका है। नंबर ऑफ इक्विवेलेंट निकालने का मेथड जस्ट लाइक नंबर ऑफ मोल्स होता है। नंबर ऑफ मोल्स किसी का निकालने के लिए आप क्या करते हो, गिवन मास में मोलेकुलर वेट से डिवाइड करते हो। यहाँ पे क्या करते हैं, गिवन मास में इक्विवेलेंट वेट और इक्विवेलेंट मास से डिवाइड करते हैं। फिर मैं बोल रहा हूँ केमिस्ट्री में वेट और मास सेम होता है, इसलिए इक्विवेलेंट मास हो या इक्विवेलेंट वेट हो, बोथ आर एग्जैक्टली सेम। तो किसी सब्सटेंस का नंबर ऑफ इक्विवेलेंट कैसे निकालेंगे, उसका फॉर्मूला यह है। अब इस पे क्वेश्चन करते हैं। 196 ग्राम H2SO4 is given. Find number of equivalent of H2SO4। H2SO4 का नंबर ऑफ इक्विवेलेंट निकालना है। नंबर ऑफ इक्विवेलेंट निकालने के लिए आपको क्या पता होना चाहिए, गिवन मास एंड इक्विवेलेंट मास। H2SO4 का गिवन मास है 196 ग्राम। अब आपको चाहिए H2SO4 का इक्विवेलेंट वेट। H2SO4 एक एसिड है जिसके पास एसिडिक हाइड्रोजन 2 है, और आप एसिड का इक्विवेलेंट वेट निकालना जानते हो। इक्विवेलेंट वेट ऑफ H2SO4 इज इक्वल टू व्हाट, मोलेकुलर वेट बाई नंबर ऑफ एसिडिक हाइड्रोजन। सो 98/2 ना हो जाएगा आपका 49 हो गया। अब निकालना नंबर ऑफ इक्विवेलेंट। नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ H2SO4 गिवन मास 196 ग्राम बाई इक्विवेलेंट वेट 49, 4 आ गया। तो इस तरह से आप किसी सब्सटेंस का नंबर ऑफ इक्विवेलेंट निकाल सकते हो। जब हम नंबर ऑफ इक्विवेलेंट निकालना सीख गए, तब हम लोग नॉर्मलिटी पढ़ने के लिए रेडी हैं। मीन्स वी आर रेडी टू स्टडी नॉर्मलिटी। नॉर्मलिटी का डेफिनेशन होता है, इट इज नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर सॉल्यूशन। मीन्स 1 लीटर सॉल्यूशन में जितना इक्विवेलेंट सॉल्यूट का प्रेजेंट रहता है उसी को हम लोग नॉर्मलिटी बोलते हैं। नॉर्मलिटी का मैथमेटिकल फॉर्मूला, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट, इक्विवेलेंट को शॉर्ट फॉर्म में EQ से लिखेंगे, रिप्रेजेंट करेंगे हम लोग। नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लीटर। आप नंबर ऑफ इक्विवेलेंट को ब्रेक कर सकते हो, गिवन मास बाय इक्विवेलेंट वेट ऑफ सॉल्यूट। यू कैन आल्सो राइट नॉर्मलिटी इन दिस वे, mass of solute by
इक्विवेलेंट वेट ऑफ सॉल्यूट इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। इस तरह से आप, अब नॉर्मलिटी पे कोई और क्वेश्चन आपको दिया जाए तो आप उसको बना सकते हो। एक सिंपल क्वेश्चन लेते हैं। 196 ग्राम H2SO4 is present in 2 liter solution. Find normality. तो normality is equal to what? Mass of solute 196 ग्राम, इक्विवेलेंट मास ऑफ H2SO4 अभी हम लोग कैलकुलेट किए थे, मोलेकुलर बाई 2 मीन्स 49, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लीटर 2, आंसर इज 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, 4 ग्राम NaOH इज प्रेजेंट इन 1500 मिलीलीटर सॉल्यूशन, फाइंड नॉर्मलिटी। तो नॉर्मलिटी N इज इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूट, दिस इज 4 ग्राम, इक्विवेलेंट वेट ऑफ NaOH। NaOH एक बेस है जिसके पास एक ही OH है, इसका मीनिंग हुआ है NaOH का इक्विवेलेंट वेट कैसे निकलेगा? मोलेकुलर बाई 1 मीन्स NaOH का इक्विवेलेंट वेट और मोलेकुलर दोनों सेम होगा, और NaOH का मोलेकुलर 40 होता है, वही इसका इक्विवेलेंट वेट भी होगा। तो मास ऑफ सॉल्यूट बाई इक्विवेलेंट मास ऑफ सॉल्यूट इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लीटर, 1500 मिलीलीटर है, मिलीलीटर को लीटर में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से डिवाइड करेंगे, 1000 ऊपर चला जाएगा, 1/15 इज आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, .3 ग्राम डाइहाइड्रेटेड ऑक्जेलिक एसिड, डाइहाइड्रेटेड ऑक्जेलिक एसिड is present in 250 milliliter solution, 250 milliliter solution, find normality। नॉर्मलिटी, फाइंड नॉर्मलिटी, नॉर्मलिटी निकालना है। तो क्या करेंगे जी? सबसे पहले ऑक्जेलिक एसिड का स्ट्रक्चर समझेंगे। यह ऑक्जेलिक एसिड का स्ट्रक्चर यह है, यह COH, दिस इज ऑक्जेलिक एसिड, ऑक्जेलिक एसिड। अब डाइहाइड्रेटेड ऑक्जेलिक एसिड का मीनिंग हुआ, हाइड्रेट हम लोग वाटर को बोलते हैं, इस ऑक्जेलिक एसिड के साथ 2 वाटर का मोल जब एसोसिएट हो जाएगा, वाटर का 2 मोलिक्यूल एसोसिएट हो जाता है, तो उसको एक साथ हम बोलते हैं डाइहाइड्रेटेड ऑक्जेलिक एसिड, मींस दिस इज डाइहाइड्रेटेड डाइहाइड्रेटेड ऑक्जेलिक एसिड, ये आपका हुआ। अब हम इधर आते हैं क्वेश्चन करने। तो नॉर्मलिटी निकालने के लिए सबसे पहले मुझे क्या चाहिए? सॉल्यूट का मास तो दिया हुआ 6.3 ग्राम। अब चाहिए इक्विवेलेंट वेट ऑफ सॉल्यूट, तो यही हमारा सॉल्यूट है डाइहाइड्रेटेड ऑक्जेलिक एसिड, तो इसका इक्विवेलेंट वेट निकालेंगे। इसका इक्विवेलेंट वेट होगा मोलेकुलर वेट बाई 2। क्यों जी? क्योंकि ऑक्जेलिक एसिड के पास 2 एसिडिक हाइड्रोजन है। मैं पहले ही बता चुका हूं कि वाटर के हाइड्रोजन को एसिडिक हाइड्रोजन के तौर पर हम लोग काउंट नहीं करेंगे। सो डाइहाइड्रेटेड ऑक्जेलिक एसिड हैज आल्सो 2 एसिडिक हाइड्रोजन, इसके पास 2 ही एसिडिक हाइड्रोजन होगा लाइक ऑक्जेलिक एसिड। सो मोलेकुलर निकालते हैं इसका। इस पार्ट का मोलेकुलर 90 ग्राम होगा, देख लो 2 कार्बन 4 ऑक्सीजन 2 हाइड्रोजन, और वाटर का मोलेकुलर 18 होता है, 2 वाटर है तो 2 × 18 मीन्स आपका हो गया 36, ऐड करो हो जाएगा
126 ग्राम। तो 126 ग्राम इस डाईहाइड्रेटेड ऑक्जेलिक एसिड का मोलिकुलर वेट हुआ। इक्विवेलेंट वेट होगा 126/2 मीन्स ये आपका हो गया 63 ग्राम। डाईहाइड्रेटेड ऑक्जेलिक एसिड का इक्विवेलेंट वेट 63 ग्राम हो गया। अब आप यहाँ पे इसको रखो 63 ग्राम इक्विवेलेंट वेट हो गया। अब वॉल्यूम रखना है। वॉल्यूम कितना है जी? 250 मिलीलीटर है। मिलीलीटर लीटर में कन्वर्ट करने के लिए 1000 डिवाइड करोगे, 1000 से डिवाइड कीजिएगा, 1000 ऊपर चला जाएगा। इस तरह से 250 1000 कट करोगे 4 आ जाएगा। इसको इससे कट करोगे 10 आ गया और ये हो गया 0.4। तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन को कर लोगे। रिलेशन बिटवीन मोलारिटी एंड नॉर्मलिटी। नॉर्मलिटी एंड मोलारिटी रिलेशन हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। आप गौर से देखो, जब भी किसी दो फिजिकल क्वांटिटीज के बीच में रिलेशन डिराइव करना हो तो फर्स्ट ऑफ ऑल दोनों के फॉर्मूला को लिखो, तो फिर आइडिया हो जाएगा कि किस तरह से रिलेशन डिराइव होगा। तो मैं भी यहाँ पे लिख रहा हूँ। मोलारिटी का फॉर्मूला क्या होता है? मास ऑफ सॉल्यूट बाई मोलिकुलर वेट ऑफ सॉल्यूट इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। नॉर्मलिटी का फॉर्मूला मास ऑफ सॉल्यूट बाय इक्विवेलेंट वेट ऑफ सॉल्यूट इनटू वॉल्यूम इन लीटर, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। अब इक्विवेलेंट वेट को हम लोग क्या लिख सकते हैं जी? अब इक्विवेलेंट वेट को मैं ऐसे लिख सकता हूं। इक्विवेलेंट वेट जब हम लोग निकालते हैं कि सब्सटेंस का इक्विवेलेंट वेट इज इक्वल टू मोलिकुलर वेट बाय एन फैक्टर। अब एन फैक्टर क्या है? देखो जी, जब भी किसी सब्सटेंस का इक्विवेलेंट वेट निकालते हैं, जैसे आप किसी एटम का निकालो तो क्या करते हो? एटॉमिक वेट बाय वैलेंसी डिवाइड करते हो। जब आप किसी एसिड का निकालते हो तो मोलिकुलर वेट बाय नंबर ऑफ एसिडिक हाइड्रोजन। जब बेस का निकालते हो तो मोलिकुलर वेट बाय नंबर ऑफ रिप्लेसेबल OH। सॉल्ट का निकालते हो तो मोलिकुलर वेट बाय नंबर ऑफ कैटायन इनटू चार्ज एट कैटायन से डिवाइड करते हो। मींस किसी भी सब्सटेंस का इक्विवेलेंट वेट निकालने के लिए उसके मोलिकुलर वेट में किसी न किसी नंबर से आप डिवाइड करते ही हो। तो उस नंबर को जनरल टर्म में मैं एन फैक्टर बोल रहा हूं। मींस इक्विवेलेंट वेट इज इक्वल टू मोलिकुलर वेट बाय एन फैक्टर। दिस एन फैक्टर विल बी इक्वल टू वैलेंसी फॉर this n factor will be equal to valency for atom or ion. This n factor will be equal to magnitude of charge for ions, number of acidic hydrogen for acids, number of replaceable OH for bases, number of cations into charge present at cation for salts. Means different substance के लिए n factor different होगा, बट ऑल सब्सटेंस की इक्विवेलेंट वेट को निकालने के लिए उसके मोलिकुलर वेट में किसी न किसी नंबर से डिवाइड करते हैं। उस जिस नंबर से डिवाइड करते हैं वो अलग अलग के लिए अलग अलग होता है, इसलिए मैं उसको लिए एक जनरल टर्म यूज कर रहा हूं एन फैक्टर। तो यहां भी वही होगा। अब मैं यहां पे लिखूंगा नॉर्मलिटी इज इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूट बाय मोलिकुलर वेट ऑफ सॉल्यूट बाय एन फैक्टर इनटू वॉल्यूम इन लीटर। अब एन फैक्टर उलट के ऊपर चला जाएगा तो नॉर्मलिटी क्या बन गया? मास ऑफ सॉल्यूट बाय मोलिकुलर वेट ऑफ सॉल्यूट इनटू वॉल्यूम इन लीटर एंड एन फैक्टर। एन फैक्टर तो आप गौर से देखिए तो आपको पता चलेगा कि यह पार्ट मोलारिटी है। देख लो, मास ऑफ सॉल्यूट बाय मोलिकुलर वेट ऑफ सॉल्यूट इनटू वॉल्यूम इन लीटर। तो नॉर्मलिटी इज इक्वल टू व्हाट?
मोलारिटी इंटू एन फैक्टर, यही हमारा टर्म हो गया। मीन्स जो रिलेशन हमारे पास आया वो बन गया नॉर्मलिटी इज इक्वल टू मोलारिटी इंटू एन फैक्टर। मीन्स दिस एन फैक्टर will be equal to valency for an atoms or elements, number of acidic hydrogen for acids, number of replaceable OH for base, number of cations into charge present at cation for salts। मीन्स अलग अलग तरह के कंपाउंड के लिए एन फैक्टर का वैल्यू अलग अलग होगा। अब एन फैक्टर का मिनिमम वैल्यू 1 होगा और मैक्सिमम वैल्यू 1 2 3 कुछ भी हो सकता है। मीन्स एन फैक्टर विल बी ऑलवेज ग्रेटर इक्वल टू 1। सो नॉर्मलिटी ऑफ एनी सॉल्यूशन विल बी ऑलवेज ग्रेटर इक्वल टू मोलारिटी। नॉर्मलिटी या तो मोलारिटी की इक्वल होगा नहीं तो उससे ग्रेटर होगा, कभी लेसर नहीं हो सकता है, क्योंकि एन फैक्टर का मिनिमम वैल्यू 1 होता है। मैं और 1 से ज़्यादा भी हो सकता है, 2 3 4 कुछ भी हो सकता है। तो उस केस में नॉर्मलिटी का वैल्यू मोलारिटी से ज़्यादा होगा, लेकिन जब एन फैक्टर 1 होगा तो नॉर्मलिटी मोलारिटी इक्वल होगा। तो यह नॉर्मलिटी और मोलारिटी के बीच का रिलेशन है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इस पे कई सारे क्वेश्चंस आता है जो अभी हम लोग करने जा रहे हैं। अब कुछ क्वेश्चन करते हैं जो नॉर्मलिटी और मोलारिटी के रिलेशनशिप पे बेस्ट रहेगा। 0.2 मोलारिटी एक्वस H3PO2 सॉल्यूशन, इसका नॉर्मलिटी निकालना है हमें। 0.3 मोलारिटी H3PO3 सॉल्यूशन, इसका भी नॉर्मलिटी निकालना है। 0.2 मोलारिटी H3PO4 सॉल्यूशन, इसका भी नॉर्मलिटी निकालना है। तो नॉर्मलिटी इक्वल टू व्हाट? मोलारिटी इंटू एन फैक्टर। H3PO2 का एन फैक्टर क्या होगा जी? 1, क्योंकि H3PO2 के पास 1 एसिडिक हाइड्रोजन होता है, मैं बताया हूं, इसलिए इसका नॉर्मलिटी इक्वल टू होगा मोलारिटी इंटू 1। मीन्स नॉर्मलिटी इक्वल टू होगा 0.2 इंटू 1 मीन्स 0.2। सिमिलरली H3PO3 का एन फैक्टर 2 होता है, इसलिए इसका नॉर्मलिटी होगा 0.3 इंटू 2। H3PO4 का एन फैक्टर 3 होता है, इसका नॉर्मलिटी होगा 0.2 इंटू 3। इस तरह से आप क्वेश्चन कर सकते हो।